किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी उनसे जागरूक हो सके और उन्हें अपने लिए लाभकारी बना सके। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विभिन्न राज्यों में 5 नए सीड प्रोसेसिंग प्लांट का शुभ आरंभ किया है। इन प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से हमारे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जा सकेंगे, जिससे कृषि उपज में बेहतर बढ़ोतरी हो सकेगी। आइए इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अगर फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो पहली शर्त है गुणवत्तापूर्ण अच्छे बीजों की उपलब्धता। और पिछले 63 वर्षों से बीज विकास निगम इस काम को पूरी कर्मठता से कर रहा है। और अभी पिछले सालों की उपलब्धियां तो बहुत बधाई देने के लायक है। आज अच्छे बीजों की प्रोसेसिंग के लिए 6 सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स का लोकार्पण किया गया है। एक दिल्ली में, फिर बरेली, धारवाड़, हासन, रायचूर और सूरतगढ़ में ये बीज प्रसंस्करण इकाइयों का, संयंत्रों का आज उद्घाटन भी हुआ है। इससे और भी गुणवत्तापूर्ण बीज हमारे किसानों को मिल पाएंगे। बीज विकास निगम के पास 5 बड़े फार्म हैं 22,000 हेक्टेयर ज़मीन में। और सूरतगढ़ का फार्म तो एशिया का सबसे बड़ा फार्म है जो बीजों का उत्पादन करने का काम करता है। इनके पास 25 लाख कुंटल से ज़्यादा अच्छे बीज उत्पादित करने की क्षमता है। और मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी ताकत है भारत के किसानों की। कुल जो बीजों की हमें ज़रूरत पड़ती है उसका 4% लगभग बीज एनएससी उत्पादित करता है। लेकिन आज हमने यहाँ चर्चा की कि और ज़्यादा बीज की ज़रूरत है हमको। किसान मांग करते हैं अच्छे बीज की, और इसलिए इस क्षमता को बढ़ा के 25% तक हम कैसे ले जाएं, कुल ज़रूरत के 25% बीज का उत्पादन हो, उस दिशा में प्रयत्न करेंगे। उसका रोड मैप भी बनाएंगे। और एक बड़ी समस्या किसानों की तरफ से आती है घटिया सीड्स की, घटिया बीजों की। उससे घटिया बीज और समय पर बीज ना मिलना और महंगे बीज मिलना, इन तीनों का जवाब अगर कहीं है तो वो है बीज विकास निगम के पास, हमारे राष्ट्रीय बीज विकास निगम के पास। और इसलिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का अधिक उत्पादन करके हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत भी बढ़ाएंगे। बीज अच्छे होंगे तो फसल भी अच्छी आएगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी तो किसान को दाम भी अच्छा मिलेंगे। उस दिशा में निरंतर काम करेंगे। जब सार्वजनिक क्षेत्र का बीज विकास निगम एक ऐसी कीमत पर जो किसान आसानी से खरीद सके बीज बेचता है तो प्राइवेट कंपनियों पर भी अंकुश लगता है।
वो मनमाने दाम फिर नहीं ले सकती किसानों से, नहीं तो बाजार में टिक नहीं सकती। फिर भी हम लोगों ने यहाँ तय किया है कि कुछ सावधानियाँ जरूरी है, क्योंकि सर्टिफाइड सीड ही ठीक ढंग से अच्छा बीज किसानों को मिले, इसकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कृषि विभाग ने कि एक नया सीड एक्ट हम लेके आएंगे, जिसमें वो लोग जो घटिया बीज बेचने का प्रयत्न करते हैं उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई भी की जा सके। आज तो मैं बीज विकास निगम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ उनकी उपलब्धियों के लिए भी। हालांकि प्रॉफिट कमाना है इनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वसनीयता इतनी है कि पिछले साल लगभग 124 करोड़ रुपए का इनने प्रॉफिट भी कमाया। अब हमारा ऑनलाइन भी बीज उपलब्ध कराने का अभियान चलाने का उन्होंने फैसला किया है। उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं कि घर बैठे भी बीज कैसे किसानों को मिल जाए। अभी उसके प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, तो वो भी हम करेंगे। और बाकी उपाय भी अभी लगभग 400 ज़िले में उपस्थिति है। हर ज़िले में कैसे पहुँचें, 6000 में से 4000 ब्लॉक तक बीज विकास निगम पहुँचा है। हर ब्लॉक में कैसे उपस्थिति हो उसका भी रोड मैप बनाकर उस पर काम करेंगे। बीज निगम का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात सही है कि इस वक्त बीज का जो वितरण है वो उसमें राज्य के बीज निगम, केंद्र की बीज एजेंसियां जिसमें राष्ट्रीय बीज निगम है और प्राइवेट सेक्टर, तीनों का ही योगदान रहता है। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रीय बीज निगम का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो स्वयं अपना बीज खुद पैदा करने में अभी सक्षम नहीं है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्य हैं, कई और राज्य हैं जिनको जब आवश्यकता पड़ती है, कई बार होता है उनके राज्य बीज निगम एकदम से जो आवश्यकता होता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, और उसमें वो केंद्रीय बीज निगम जो हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उस पर निर्भर होते हैं। और ये भूमिका हमारा जो राष्ट्रीय बीज निगम है ये बहुत अच्छी तरह से इसको भूमिका को पूरा कर रहा है। साथ ही साथ एक जो दूसरी भूमिका है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता वो ये है कि सीड प्राइसेस का जो कंट्रोल है, कि अगर पब्लिक सेक्टर रहेगा तो सीड के प्राइसेस बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बीज के दाम अनावश्यक रूप से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। और देखा ये गया है कि जो राष्ट्रीय बीज निगम जो प्राइसेस रखता है और जो राज्य के बीज निगम के उसी के आसपास जो प्राइसेस रखते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो उससे ज़्यादा नहीं, कम ही रख के करता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं रखता, क्योंकि मालूम है अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो बिज़नेस में नहीं रहेंगे। तो ये जो प्राइस कंट्रोल किसानों के लिए है वो अच्छी गुणवत्ता, वो एक इशू है। सर्टिफाइड बीज दिलाना हर तरह के क्या कहते हैं किस्मों के फसलों का, चाहे वो औद्यानिकरण की हो चाहे वो क्रॉप की हो, और साथ ही साथ उचित प्राइसेस का, ये दोनों जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति, जो हमारे किसान कल्याण मंत्रालय के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति में आपका इस निगम का बहुत बड़ा योगदान है। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। फसलों में कीटनाशकों का जो उपयोग है वो विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। फसलों में लगने वाले कीटों और साथ ही साथ खरपतवारों और बीमारियों के नियंत्रण, और साथ ही साथ आपको बता दें कि रोग फैलाने वाले कीट जैसे मच्छरों को नियंत्रित करना इनमें शामिल है। इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कृषि भवन से डीडी किसान स्टूडियो से संयुक्त निदेशक डॉक्टर KL गुर्जर जी द्वारा। क्या कुछ कहा उन्होंने उसकी एक झलक आइए आपको दिखाएं। किसी भी पेस्टिसाइड का सिलेक्शन पेस्ट मैनेजमेंट में करने के लिए ये ध्यान हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कौन से पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो पेस्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके लिए हम जो टूल हैं पेस्ट आइडेंटिफिकेशन के, जैसे कि अभी NPSS है, उसमें आप फ़ोटो ले करके और उसमें आप डालेंगे तो आपको ऐप बताएगा कि इसमें ये पेस्ट है और इसका ये मैनेजमेंट है, ये पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करना है। इसके अलावा आप कृषि अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करके और पेस्ट का करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सी जो है पेस्टिसाइड एप्रोप्रिएट है, सूटेबल है मैनेजमेंट के लिए। तो हमें सबसे पहले पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो लेबल है पेस्टिसाइड का
हर एक पेस्टिसाइड के ऊपर एक लेबल एंड लीफलेट होता है। उस पेस्टिसाइड का जो डब्बा है, पैक है, उसके साथ लेबल आता है। उसके ऊपर क्रॉप और पेस्ट दोनों मेंशन होते हैं। उसमें लेबल क्लेम लिखा होता है कि ये इस क्रॉप में इस पेस्ट के लिए ये पेस्टिसाइड जो है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो या वीडिसाइड हो, इसके लिए ये जो है इस पेस्ट के लिए ये कंट्रोल के लिए सूटेबल है और इसमें कितनी मात्रा डालनी है वो भी उसमें लिखा रहता है, डोजेस वगैरह। तो हमें इस लेबल क्लेम का पता होना चाहिए कि हम करेक्ट जो है उसको मात्रा में और उस पेस्ट के लिए जो प्रॉब्लम है हमारी, उसी के लिए वो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। उसके अलावा जो पेस्ट की लाइफ साइकिल है, वो कुछ पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं जो कि लार्वल स्टेज या अडल्ट स्टेज के लिए, कुछ ओवल स्टेज जो ओविसाइड होते हैं पेस्टिसाइड, जो कि पेस्ट के अंडे जो हैं उसके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। तो हमें करेक्ट पेस्ट की स्टेज भी पता होना चाहिए, उस समय किस समय हमें और कौन सी स्टेज के लिए इसको अप्लाई करना है। उसके अलावा टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रिवेंटिव होते हैं फंजीसाइड जो कि पहले डिजीज़ से पहले स्प्रे करते हैं, कुछ बाद में प्रोफाइलेटिक स्प्रे करते हैं तो पेस्ट आने के बाद। तो टाइमिंग का भी हमें पता होना चाहिए ताकि हमें इससे किस समय उपयोग करने से बेहतर रिजल्ट मिलेगा और उसमें अप्रोप्रिएट होगा। उसके अलावा इक्विपमेंट का भी बड़ा रोल होता है, जैसे कि नैपसैक स्प्रेयर है, आजकल ड्रोन से भी इस पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं। तो इनका भी हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से इक्विपमेंट से इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके हमें स्प्रे करना चाहिए। पावर स्प्रे है या नैपसैक स्प्रे है, इस तरह से। और जो टाइप ऑफ पेस्टिसाइड हैं, जैसे कि हमें पेस्टिसाइड के बारे में पता होना चाहिए जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड है या सिस्टमिक पेस्टिसाइड है। जैसे कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड है तो वो पेस्ट के या कीड़े के संपर्क में आने से ही उसको मारेगा, और जो सिस्टमिक जो इंसेक्टिसाइड सिस्टमिक पेस्टिसाइड है उसे हम अगर फसल में स्प्रे करेंगे तो उसके सिस्टम में जाएगा, और जो शकिंग पेस्ट है जैसे रस चूसने वाले कीट हैं, जब उसको शक करेंगे तो वो उसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरह से वो जो सिस्टमिक है और कॉन्टैक्ट है, इसका भी हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार के पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहे हैं और ये कैसे हमें बेहतर रिजल्ट देगा। अंत में जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो हमें प्रोटेक्टिव अपने जो है प्रोटेक्टिव जो है क्लोथिंग है उसका प्रयोग करके ही पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए, और हवा के अगेंस्ट में नहीं करना चाहिए, डायरेक्शन में ही करना चाहिए, ताकि उसका जो ड्रॉपलेट है, जो स्प्रे ड्रॉपलेट है, वो उसके आपके ऊपर नहीं आए, आप प्रभावित नहीं हो और उससे आप बचाव कर सकें, और अपना नाक मुंह ढक करके और अच्छे से उसको स्प्रे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन करके फिर स्प्रे करना चाहिए, ताकि उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट।
किसान भाइयों बहनों, बेमौसमी फसलों का उत्पादन लेना अब बहुत ही आसान हो गया है। जी हाँ, ये संभव है पॉली हाउस में खेती करके। पॉली हाउस एक ऐसी तकनीक है जो साल भर आपको फसलों का उत्पादन देती है, बशर्ते आप इसकी बारीकियों को समझ लें। और इन्हीं बारीकियों को समझ लिया है काशीपुर उत्तराखंड के हमारे सफल किसान रमणजीत सिंह जी ने, किस तरह से उन्होंने पॉली हाउस को अपनाकर अपनी तकदीर बदली है और अपने मुनाफे को दोगुना नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ाया है। आइए जानते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट के माध्यम से। रमणजीत सिंह काशीपुर उत्तराखंड के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इन्होंने अपने खेत में पॉली हाउस बनाकर सब्जियों की खेती करते हैं। इनके अनुसार पॉली हाउस तकनीक बेहद आधुनिक, सरल और कारगर तकनीक है, जिसमें खेती बहुत ही आसान और सुविधापूर्वक की जा सकती है। इन्होंने अपने पॉली हाउस में लाल और पीले रंग की शिमला मिर्च की पौध लगाई हुई है। सर मैं ग्रेजुएट हूँ और खेतीबाड़ी की प्रेरणा तो बचपन से फार्मिंग का ही काम था। तो बस यह है कि पढ़ाई के साथ साथ फार्मिंग भी करते थे। उसके अलावा थोड़ा सा मेरा घूमने का शौक़ है, तो मैं जगह जगह जाता हूँ जहाँ पे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों या अदरवाइज़ जो भी जहाँ से अच्छा कुछ सीखने को मिले, तो उन चीज़ों को मैं सीखता हूँ। मेरे जो है साल में 4-5 टूर होते हैं, जिनमें मैं नए से नए विषय के ऊपर बात करता हूँ और सारी चीज़ों की जानकारी। रमणजीत सिंह बताते हैं कि किसान अगर पॉली हाउस तकनीक को चुनकर खेती करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें, पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कि कम सघनता वाले पॉलीथीन, पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीटरोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है और फॉगर व ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर मौसम के अनुकूल बनाया जाता है। जबकि ठंड के दिनों में पर्दों को गिरा दिया जाता है, जिससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इसके साथ ही तापमान नियंत्रण, आर्द्रता के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पादप पोषण तत्व आदि को नियंत्रित करना आसान होता है। एक खुले में खेती करने से और पॉली हाउस में खेती करने से बड़ा फ़र्क है। इसमें आपको एक तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी तैयार होती है और पैदावार भी बहुत ज़्यादा निकलती है। अगर आप आउटडेटेड और आउट टाइम की कोई भी सब्जी या फल इसमें फूल लगा सकते हैं, तो उसके लिए उत्पादन अच्छा मिलता है। फिर आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। पॉली हाउस में खेती करने के अनगिनत फायदों को जानकर काशीपुर उत्तराखंड के रहने वाले रमणजीत सिंह ने भी इस तकनीक को चुना। आज वे न सिर्फ सब्जियों बल्कि फूलों की भी खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। फूलों में रमणजीत सिंह गुलाब और जरबेरा की खेती करते हैं। वे बताते हैं कि इन फूलों की बाजार में मांग बहुत ज्यादा है। किसान अगर सब्जी फसल के साथ फूलों की खेती करें तो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। रमणजीत सिंह पिछले 5 वर्षों से पॉली हाउस तकनीक को अपनाकर खेती कर रहे हैं और अच्छे उत्पादन हासिल कर बाजार से अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। रमणजीत सिंह बताते हैं कि खुले में खेती करने के मुकाबले पॉली हाउस में खेती करने के बहुत फायदे हैं। इस तकनीक को अपनाकर उत्पादन तो अच्छा प्राप्त होता ही है, साथ ही उपज में गुणवत्ता भी अधिक होती है। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेती में प्रशिक्षण हासिल किया और नई तकनीकों को सीखा है, जिससे इन्हें कई फायदे हुए हैं। सीखने की ललक से इन्हें सफलता मिली है। इनका मानना है कि कोई भी युवा किसान अगर नई तकनीकों को सीखकर लगन और मेहनत करे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। पॉली हाउस में सब्जियों की संरक्षित खेती भी की जा सकती है। इसे करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों में भी सब्जियों की खेती करके गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं और अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। कम जोत वाले किसान सही ढंग से पॉली हाउस में खेती करने का प्रशिक्षण लें तो निश्चित ही उन्हें सफलता हासिल हो सकती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आजकल के जो नए नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई के साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी सोचें। प्रैक्टिकल सोचने का मतलब है कि किसी भी विषय को लेके आदमी उसमें कर सकता है वर्क, और खुद जो बंदा अपने हाथ से वर्क करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, तो उसको रोज़गार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही रोज़गार पैदा कर देगा। आप किसी एक ही विषय को उठा के देख लीजिए, उसी विषय के ऊपर आप पूर्णतः मेहनत करें तो वो विषय में आपकी पूरी जो है समझ पैदा हो जाएगी, और उस समझ से फिर आप जो वर्क करेंगे
वो बहुत अच्छा करेंगे। मैं नहीं कहता पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई मत करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करो, बहुत अच्छी करो। अच्छे ग्रेजुएट होकर भी आप खेती करेंगे तो आप उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा कर सकेंगे। मार्केटिंग आप अच्छी कर सकेंगे। सेल्स में आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको खुद अपना प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, खुद उसको प्रेजेंट करना है। तो आप समझ लो कि आपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है, इसको एंड यूज़ तक पहुंचाना है। जब आपका प्रोडक्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच के एंड यूज़ पे जाके ख़त्म होगा तो आपको उसके प्रोडक्ट की वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें अगले सेगमेंट पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। एक ऐसी योजना है जो आपको लाभ तो पहुंचाती है, साथ ही साथ आपको अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, तो आइए आपको पूर्ण जानकारी देते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट
https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई, सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें, कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके मन में, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप दोबारा ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले उड़द के भाव। गुजरात की जसदन मंडी में उड़द का भाव रहा 5,250 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में उड़द 6,825 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में उड़द के सौदे 8,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं मूंग के भाव। गुजरात की रापर मंडी में मूंग का भाव रहा 7,755 रुपये प्रति क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में मूंग 9,900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग के सौदे 8। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर का भाव रहा 7,700 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 7,060 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे। प्यार, रोमांस, आलम में आगे बोलो, सब क्यों गए? गलत फहमी, जो दुनिया कह रही है, पेपर्स कह रहे हैं, झूठ है क्या? बोलो, जवाब दो। और तकरार। वैसे नाटक किस लिए? तुम्हें ये नाटक नजर आ रहा है? मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। ये सब देखने को मिलेगा आपको 80 के दशक की फिल्म आपस की बात में। कहनी है दो बातें तुमसे मगर कहूँगा कानों में। जिसमें मुख्य भूमिका में हैं राज बब्बर और पूनम ढिल्लो। सपोर्टिंग रोल में हैं असरानी, शक्ति कपूर और भरत कपूर। तुम्हें फूल बेचने वाले 2 टके के आदमी के साथ घूमते हुए शर्म नहीं आती? शाम उनमें से नहीं है जो सिर्फ फूलों से टाल दिया जाए। अपने परों की ताकत देख करो, गिरोगे तो गहरी चोट खाओगे। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म आपस की बात 28 अक्टूबर दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। DD किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश। हमारी टीम पहुंची हरियाणा। DD किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड। हिमाचल पहुंची DD किसान की टीम। DD किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। DD किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। DD किसान खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।